नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 8 की जो गणित है उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना चतुर्भुजों को समझना, ये चैप्टर है अपना तीसरा। तो देखिए, आप लोगों की बात आ रही होगी कि दूसरा क्यों नहीं पढ़ाया। तो दूसरा हमने पहले वीडियोज डाल रखे हैं, जो दूसरी पर्सनली है उसके वीडियोज़ हमने पहले ही डाल रखे हैं। तो अभी हम पहले सबके वीडियोज़ एक एक बार कर लेते हैं, फिर बाद में अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम दूसरी पर्सनली को भी दोबारा ज़रूर करवाएंगे। तो अभी हम दूसरी को छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके वीडियोज़ हमने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर। तो हम सीधा बात करते हैं अपनी तीसरी प्रश्नावली की, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चतुर्भुजों की सरल वक्र या साधारण वक्र, जो बंद है या जो बंद नहीं है। तो देखिए, सरल वक्र की और साधारण वक्र की बात करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार के होते हैं कि सरल वक्र और साधारण वक्र एक ही होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सरल वक्र और साधारण वक्र ये दोनों एक ही हैं। सरल वक्र और साधारण वक्र दोनों एक ही हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि सरल या साधारण, इसको सीधा सीधा बताएं कि जैसे कोई चित्र है, कोई डायग्राम है, ऐसा डायग्राम जिसे हम किसी भी समतल सतह पर, जैसे एक कागज है अपना, समतल सतह, बिल्कुल समतल है, प्लेन है, इस सतह पर बिना पेन को उठाएं, कि ये लिख रहे हैं, पेन को उठाने की जरूरत नहीं, जैसे अपन लिख रहे हैं, कोई भी साधारण वक्र बनाना है तो अपन ने पेन चलाया, कुछ यूं चलाया, ये क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। अपन ने ये पेन चलाया लेकिन एक बार भी नहीं उठाया, जब इसके दोनों जोड़ों को मिलाया तभी अपन ने यह पेन उठाया। या फिर इसको कुछ ऐसा चित्र बना दे, भाई दोनों जोड़ मिल गए, यहाँ पर आकर पेन उठाए बिना अपन ने यह पूरा डायग्राम बना दिया, वह क्या कहलाता है, सरल वक्र कहलाता है। और दूसरा होता है असाधारण वक्र। तो ये साधारण था, सरल था, या विरल वक्र या असाधारण वक्र। तो वो देखो कि जैसे मैंने कोई डायग्राम बनाया, ये बना दिया, फिर इसको ऐसे काट रहा हूँ, समझ में आया, या फिर इस गोले में गोला बना दिया। तो ऐसे डायग्राम जो होंगे वो क्या होंगे, असाधारण, क्योंकि इसको पेन उठाने की जरूरत है। पहले एक गोला बना सकते हैं एक पेन से, फिर जो दूसरा गोला अपन बनाएंगे तो वो है पेन उठाकर ही दूसरा बनेगा उसके ऊपर या उसके अंदर, तो वह क्या हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा। तो सबसे पहले बात की अपन ने साधारण वक्र की। तो प्रश्न साधारण वक्र पर भी पूछा जाएगा हमें कि साधारण वक्र है या नहीं है। तो उसके बाद बात करते हैं हम बहुभुज की। अपनी प्रश्नावली है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज क्या होता है, एक बहुभुज है। चतुर्भुज एक क्या होता है, बहुभुज। तो सबसे पहले नाम को समझते हैं हम। नाम दिया है हमें चतुर्भुज, नाम क्या दिया है, चतुर्भुज। तो इसको समझते हैं सबसे पहले, चतुर्भुज क्या चीज है। तो देखो, इसके टुकड़े करते हैं। चतुर यानी होता है चार। चतुर जानते हो, चतुर संस्कृत में चत्वारी के लिखते हैं, चत्वारी फलानी संति ऐसे लिखते हैं। तो चतुर यानी क्या होता है, चार। और भुज, भुज यानी क्या होता है, भुजा। भुज यानी क्या होता है, भुजा। तो चार भुजा जिसके होती है उसे कहते हैं चतुर्भुज। उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज। जैसे यह एक वर्ग बना दिया मैंने, समझ लीजिए। ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन दर्शाती है कि ये संख्याएं बराबर है, ये भुजाएं बराबर है। और अगर इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, ऐसे लिख दूं, और ये जैसे देखो दो दर्शाए मैंने, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर है, और सिंगल सिंगल से दर्शा दिया, अर्थात ये दोनों आमने सामने भुजाएं बराबर है। तो आमने सामने इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। हम ऐसे वीडियो, जैसे कोई ऐसे मान लो हमसे परफेक्टली नहीं बन रहा, जैसे अपन ने बनाया है डायग्राम, परफेक्टली नहीं बन रहा, तो हम इस परफेक्टली दर्शाने के लिए ऐसे दर्शा देंगे, ऐसे एक एक तो टिक यहाँ लगा देंगे और डबल टिक यहाँ लगा देंगे। तो सामने वाला समझ जाएगा कि डबल टिक इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, और सिंगल टिक मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो देखो, चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाएं जिसमें, अर्थात वर्ग क्या होता है, चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है, चतुर्भुज होता है। जैसे कुछ चतुर्भुज ऐसे भी होते हैं, जैसे
या फिर कुछ ऐसे। देखो भुजाएं तो चार ही है, जैसे इनको नाम दे देता हूँ A B C और D। देखो भुजाएं तो हर जगह चार ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी A B C और D। बस भुजाओं का स्थान का अंतर है, तो वही कहलाता है चतुर्भुज। तो देखो क्या चतुर्भुज एक बहुभुज होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम बहुभुज की। बहुभुज, कई जगह आपको बहुभुज दे दिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या चीज आ गई। तो देखिए बात करते हैं बहुभुज की। देखो इसका भी अर्थ उसी प्रकार लेते हैं। देखो चतुर्भुज मतलब चतुर यानी हो गया चार और भुज यानी हो गया भुज। बहु यानी क्या होता है अनेक, बहु यानी क्या होता है अनेक, और भुज यानी क्या होगी भुजा, अनेक भुजा। तो बहुभुज क्या हो जाएगा अनेक भुज। तो अर्थात ऐसा डायग्राम जिसकी अनेक भुजाएं हो वह क्या कहलाता है बहुभुज कहलाता है। तो देखो तो किसी भी आकृति को बंद करने के लिए किसी भी आकृति को बंद करने के लिए हमें तीन रेखाखंडों की जरूरत पड़ेगी। सबसे सीधी बात, सिंपल, सबसे बढ़िया बात कि किसी भी आकृति को बंद करने के लिए हमें तीन रेखाखंडों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कि मैंने एक रेखाखंड दे दिया और दूसरा रेखाखंड दे दिया ऐसे इसके टच में, तो क्या ये दोनों बंद हो रहे हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे। जैसे ये रेखा है, रेखा क्या होती है जिसका न तो प्रारंभ होता है न समाप्त होती है। रेखा कभी भी समाप्त भी नहीं होती है और प्रारंभ नहीं होती, मतलब दोनों तरफ बढ़ती जाती है, जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी। और रेखाखंड क्या होता है उसका एक टुकड़ा, खंड यानी क्या होता है टुकड़ा। तो यहाँ ए और यहाँ बी, तो ये ए से बी तक क्या हो गया एक रेखाखंड हो गया, अर्थात रेखा का एक टुकड़ा हो गया। रेखाओं का क्या हो गया एक टुकड़ा हो गया। जो रेखा थी उसका एक टुकड़ा अपन ने निकाल लिया। तो अपन ने दो रेखाखंड लिए, जैसे ये ए था, ये यहाँ बी आ गया और यहाँ सी आ गया। तो दो रेखाखंड लिए, एक ए बी है और दूसरा क्या है बी सी है। तो क्या इससे कोई बंद आकृति बन रही है नहीं। तो बंद आकृति बनाने के लिए हमें कम से कम तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। तो क्या कहा कि कोई बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होती है, तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। तीन क्या होते हैं रेखाखंड। रेखा नहीं लिखना है, रेखाखंड लिखना है, क्योंकि रेखा अलग चीज हो जाती है और रेखाखंड अलग चीज हो जाती है। तो किसी भी बंद आकृति को बनाने के लिए हमें कम से कम तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। और बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है अनेक भुजाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया, तो क्या यह कह सकते हैं कि यह भी एक बहुभुज है। हाँ, क्यों, क्योंकि दो या दो से अधिक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं बहुत। दो या दो से अधिक की संख्या जहां आ जाती है हम उसे ही बहुत का नाम दे देते हैं। अर्थात जहां दो रेखाएं भी आ गई उसे भी अधिक का नाम देते हैं। एक होता वह अधिक में कभी नहीं आता, लेकिन जहां दो या दो से अधिक हो जाए, दो या दो से टू प्लस जिसे कहते हैं, दो या दो से अधिक हो जाए, जैसे दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, तो वह क्या हो जाती है अनेक हो जाती है। तो दो या दो से अधिक भुजाएं क्या कहलाती है अनेक, बहुत सी भुजाएं कहलाती है। लेकिन बहुभुज क्या होती है एक बंद आकृति होती है। तो बंद आकृति को दर्शाने के लिए अपन ने कम से कम तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है। बंद आकृति को दर्शाने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए, तीन भुजाएं या तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। किसकी बात की अपन ने, किसकी बात की, त्रिभुज की। अभी अभी मैंने एक परिभाषा दे दिया आपको समझाने के लिए, बहुत सीधे सीधे बोल दिया। अभी क्या कहा, तीन रेखाखंडों से, तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी बंद आकृति, मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया। ये देखो मैंने लिखा नहीं है, बोल तो दिया आप लोगों को, बोल दिया, आप लोग लिख लीजिएगा खुद। क्या कहा कि त्रिभुज को क्या होती है, तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया। तो उसके बाद बात आई चतुर्भुज। तो क्या हो जाएगा, चार रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसे ये परिभाषाएं हो जाती हैं इनकी। अब हम बात करते हैं बहुभुज की परिभाषा की। किसकी, बहुभुज की परिभाषा की। तो वह क्या होगा कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। देखो बहुभुज की परिभाषा मैं लिख देता हूं। बहुभुज की परिभाषा क्या होगी, केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों, केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से
बना सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। आगे तो आप सभी समझ ही जाओगे क्या कहा मैंने, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो देखो सरल रेखाखंडों से बना, तो जैसे अगर अपन कहें कि कल को अपन इसे कहें कि क्या ये एक बहुभुज है, बहुभुज है क्या, तो देखो वैसे तो ये बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि सरल बंद वक्र कह रहा है। क्या कह रहा है, सीधी सीधी बात देखते हैं। सरल बंद वक्र, क्या यह बंद है? देखो वैसे तो यह बंद है, लेकिन यह क्या हो जाता है, अवतल में आ जाता है। किस में कहलाता है, अवतल में। तो यह किस में आ जाता है, अवतल में आ जाता है। अवतल का अर्थ क्या हो गया कि वह जिसमें विकर्ण बाहर भी बन सके। तो देखो विकर्ण ये होते हैं, अभी समझाता हूँ आपको विकर्ण किसे कहते हैं वगैरह, सभी बातें करेंगे अपन। तो वैसे क्या कहा कि यह एक सरल बंद वक्र, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो देखो बहुभुज होते हैं दो प्रकार के। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम इसकी बात करते हैं, बहुभुज के बात करते हैं। तो बहुभुज का एक कुछ डायग्राम बनाते हैं हम, बहुभुज के कुछ डायग्राम बनाते हैं हम, जैसे कुछ चित्र बनाते हैं, डायग्राम जिसे कहते हैं हम चित्र। तो देखो बहुभुज के चित्र बनाते हैं हम। ये त्रिभुज है, यह भी एक बहुभुज में होगा। ये चतुर्भुज है, यह भी बहुभुज में होगा। ये पंचभुज है, यह भी बहुभुज में होगा। ये षटभुज है, यह भी बहुभुज में होगा। इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये होगा, तो देखो इसमें ए बी सी, तीन भुजाएं हो गई, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखो भुजाएं गिनते हैं अपन, एक दो और तीन, कितनी भुजाएं हो गई, तीन भुजाएं। एक दो तीन चार, चार भुजाएं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच भुजाएं। एक दो तीन चार पाँच छः, छः भुजाएं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ भुजाएं। तो ये क्या हो गए, बहुभुज हो गए। देखो भुजाएं बनाई ना मैंने, इन नाम से भी दर्शा दिया। ए से बी तक एक भुजा, बी से सी भुजा, सी डी भुजा, डी ई एफ जी एच एच आई, सॉरी जी एच और एच ए, एफ जी एच और एच ए, ये क्या हो गई, भुजाएं हो गई। इधर देखें तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ और एफ ए। यहाँ देखें तो ए बी सी, सी डी, डी ई ए। यहाँ देखें तो ए बी डी, डी सी और सी ए। यहाँ देखें तो ए बी सी और बी ए। समझ में आया, ए बी सी और बी ए। तो ये होती है भुजाएं। तो ये सभी क्या है, बहुभुज है। ये सभी क्या है, बहुभुज है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर का भाग। देखो ये बहुभुज है, एक तो इसके अंदर का भाग है, ये देखो मैंने ग्रीन कलर से कर दिया, और एक होता है ये बाहर का भाग, जैसे मैं ऑरेंज से दर्शा रहा हूँ। जैसे ये इसके बाहर का भाग है कि नहीं है। जैसे मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूँ, तो ये षटभुज मैंने बना दिया वापस। तो इसको मैं दर्शाता हूं कि इसके एक तो होता है अंदर का भाग, जैसे मैंने अंदर बनाया था, ये अंदर का भाग। इस भाग को क्या कहते हैं, ये भाग भी आपसे पूछेगा, अभ्यंतर। इसको क्या कहते हैं, अंदर के भाग को क्या कहते हैं, अभ्यंतर। क्या कहते हैं भाई, बहुभुजों के जो अंदर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। बचा कौन सा भाग, जो बाहर है, ये जो बाहर का हिस्सा, देखो ये बाहर जितना भी है, मतलब पूरा पेज भी इसके बाहर ही आता है।
इस त्रिभुज के बाहर ही आता है ये पूरा पेज भी। या फिर अगर ऐसे बात करें कि हमारे पास कोई डायग्राम है, बिल्कुल त्रिभुज है, लकड़ी का एक टुकड़ा कटा हुआ है ऐसा, तो उसके बाहर का जो हिस्सा है पूरी दुनिया उसके बाहर है, केवल वो टुकड़ा ही है अंदर, बाकी पूरी दुनिया है वह उसके अंदर है। तो ये बाहर का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? बहिर्भाग। क्या कहते हैं? बहिर्भाग। तो देखो अभ्यंतर और बहिर्भाग को समझो कि जो अभ्यंतर होता है वह क्या होता है? अंदर का अर्थ होता है, और ये जो होता है बहिर्भाग होता है वह होता है बाहर का, बाहर का हिस्सा। जो डायग्राम है हमारे उसके बाहर का। देखो अभ्यंतर जो है, अभ्यंतर के क्या होते हैं? एक परिसीमा होती है, परिसीमा। इस शब्द को समझो, क्या कहा मैंने? परिसीमा, परिसीमा होती है। तो देखो परिसीमा शब्द को समझते हैं हम। परि यानी होता है बाहर, परि यानी क्या होता है? बाहर। और सीमा आप सभी जानते हो, सीमा जिसे कहते हैं किनारा, या जैसे बॉर्डर की सीमा होती है वैसे ही किनारा होता है। तो अभ्यंतर के बाहर क्या होती है? सीमा होती है। अभ्यंतर की एक बॉर्डर लाइन निश्चित होती है, अभ्यंतर की एक बॉर्डर निश्चित होती है कि यह बॉर्डर हो गया। जैसे भारत है, अपने को पता है, जैसे भारत है, जैसे इसको मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊं नॉर्मली नक्शा, ये हमारी जम्मू कश्मीर हो गया, तो इधर से आके अपन जैसे भाई भारत हो गया, ऐसे मान लीजिए पूरा ये अपना भारत हो गया। तो अपने भारत की सीमा हो गई, ये टोटल जो है ये क्या है? भारत की सीमा है। इसके अंदर भारत है लेकिन इसके बाहर भारत थोड़े है। तो वैसे ही कहना चाहता है कि ये जो चतुर्भुज है उसके अंदर क्या है? अभियंतर है। उसके अंदर क्या है? अभियंतर है। इसकी एक परिसीमा है। ये जो सीमा है भारत की, अपन कहते हैं ना बॉर्डर है, बॉर्डर जिसे कहते हैं या परिसीमा जिसे कहते हैं, वह क्या है? यह बॉर्डर ही क्या कहलाती है? परिसीमा कहलाती है। तो भारत का एक निश्चित एरिया निश्चित है कि इस एरिया में ये भारत होगा, इसके बाहर भारत नहीं होगा। उसी प्रकार अभ्यंतर क्या होगा? इस त्रिभुज के अंदर का हिस्सा अभ्यंतर होगा। लेकिन एक भारत को हटा दे तो पूरी दुनिया बच जाती है, तो वह क्या होती है? बहिर्भाग। अपन कहें भारत के बाहर, अपन ने ना तो चीन का नाम लिया, ना अपन ने पाकिस्तान का नाम लिया, ना इधर बांग्लादेश का नाम लिया, ना नेपाल का नाम लिया, ना भूटान का नाम लिया, ना ही किसी और देश अमेरिका वगैरह का नाम लिया। अपन ने केवल क्या नाम लिया है? भारत के बाहर अर्थात बहिर्भाग। भारत के बाहर अर्थात बहिर्भाग। पूरी दुनिया पड़ी है, इसका मतलब बहिर्भाग की कोई परिसीमा नहीं होती, अर्थात बहिर्भाग का कोई सीमा नहीं होती। और जितना बड़ी जगह होगी वह पूरी जगह बहिर्भाग की होगी। तो समझ में आया? एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बहिर्भाग। तो ये चीज मैंने क्यों बताई है वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अपन जब क्लास करेंगे, कंप्लीट होगी, तब आपको सबको समझ में आ जाएगा कि क्यों बताई सर ने ये चीज। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। तो देखो क्या कहा कि अब बात करते हैं हम इसके भाग की। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मैंने बताया था बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है उत्तल बहुभुज। क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज आप लोगों ने लेंस पढ़े होंगे सबने, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साइंस में पढ़ाए जाते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तल बहुभुज की। देखो बहुभुजों में भी उत्तल लेंस, उत्तल आ गए, उत्तल आ गए। तो उत्तल और अवतल में क्या अंतर है इधर बताता हूं। अवतल देखो, इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे अपन, मतलब कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक दृष्टि से इनकी तुलना करते हुए पढ़ेंगे कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, कैसे पता किया जाए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, क्या इनके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो उत्तल और अवतल की कुछ बातें होगी। तो जैसे एक 2-3 डायग्राम बनाता हूं मैं। सबसे पहले ये बनाया एक, ये बनाया 2, ये बनाया मैंने 3, ये बनाया मैंने 4, ये बनाया मैंने 5, या फिर मैंने ये बना दिया एक कोई 6। मैंने कितने डायग्राम बनाए? 6 डायग्राम बना दिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा आप लोगों से कि क्या ये सभी बहुभुज हैं? क्या होगा पहला सवाल?
कि क्या ये सभी बहुभुज हैं? तो आपका उत्तर आना चाहिए कि हाँ। पता है क्यों? मैंने ना तो ये कहा है कि ये सरल बहुभुज है या नहीं है, मैंने केवल इतना कहा है कि क्या ये बहुभुज है। तो बहुभुज का मतलब मैंने सीधा सीधा बताया था, ए बी सी डी ई और एफ। बहुभुज का क्या परिभाषा बताई थी मैंने, कि केवल रेखाखंडों से बना, कोई नियम नहीं है रेखाखंडों का, कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। तो देखिए, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, तो देखो क्या ये रेखाखंड नहीं है? ए से बी तक रेखाखंड है, बी से सी तक रेखाखंड है, सी से डी रेखाखंड, डी से ई से एफ और एफ से ए, ये सभी रेखाखंड है। इन रेखाखंडों से बना हुआ बंद वक्र क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। इधर देखें तो ए बी सी डी, इधर देखें तो ए बी सी डी ई, इधर देखें तो ए बी सी डी ई और एफ, इधर देखें तो ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये अपन ने इनका नामकरण कर दिया। क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। अब तक अपन कह रहे थे कि कोई नॉर्मल रेखाखंड है, अपने को इनका नाम पता नहीं था। जैसे बच्चे होते हैं छोटे तो उनका नाम नहीं होता, तो हम जो भी नाम होता है, बच्चा, बाबू, ऐसे नाम से बुलाते हैं उनको, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको हम एक नाम देते हैं, पर्टिकुलर एक नाम देते हैं। वैसे ही अपन ने पहले बात की तो रेखाखंडों की बात की थी, तो हमारे लिए कोई 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड थे, लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता था। अब हमें उनका नाम पता हो गया कि ए बी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड, सी डी रेखाखंड, डी ई रेखाखंड, ई एफ रेखाखंड और एफ ए रेखाखंड। ये रेखाखंड इनका सरनेम है, एक तरीके से मान लो यह इनका सरनेम है। जैसे हम लगाते हैं, मैं लगाता हूँ मेरे नाम के पीछे जितेंद्र कुमार शर्मा, तो मैं शर्मा लगाता हूँ, कोई गुप्ता लगाता है, कोई खंडेलवाल लगाते हैं, कुछ बेरवा लगाते हैं, तो जैसे भी हैं वह अपने हिसाब से होगा। तो यहाँ सबका सरनेम क्या होगा? रेखाखंड होगा। तो अब बात कर रहे थे अपन उत्तल और अवतल की। तो उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा? तो देखो मैंने क्या कहा, वह आकृति जो चारों ओर से घिरी हुई हो और जिनके विकर्ण, विकर्ण देखो विकर्ण की क्या बात होती है सबसे। अब बात करते हैं इसको पूरा समझने के लिए, पहले हम बात करेंगे एक विकर्ण की भी। विकर्ण क्या होता है? आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे आसन्न कोण। क्या पढ़े होंगे? आसन्न कोण। आप सभी ने पढ़ा होगा आसन्न कोण किसे कहते हैं। तो देखो आसन्न कोण कौन से होते हैं? वह कोण होते हैं जो दो आकृतियां जो आपस में जुड़ी होती है, दो रेखाखंड जो आपस में जुड़े होते हैं, उनके देखिए समझाता हूं मैं। जैसे ये और ये दो रेखाखंड आपस में टच हुए हुए हैं, यहाँ पर एक कोण है, तो वह बिंदु जिससे दो रेखाखंड जुड़े होते हैं वो दोनों रेखाखंड क्या कहलाते हैं? आसन्न। क्या कहलाती है? आसन्न भुजाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजा कहलाती है। तो इसको इसी प्रकार से समझते हैं हम। तो विकर्ण क्या होता है? आसन्न भुजाओं को छोड़कर, आसन्न भुजाओं को छोड़कर उनके किनारों को मिलाने वाला। ये देखो ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं और ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, मैंने ये दर्शाने के लिए किए हैं। तो देखो इनके किनारों को, देखो ये लाइनिंग आपको नहीं खींचनी, इन किनारों को मिलाने वाला ही वर्ग क्या कहलाता है? इन किनारों को मिलाने वाला ही क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। अब देखो ये दोनों भी आसन्न है और ये दोनों भी आसन्न है, तो इनके किनारों को भी मिलाएगा, यहाँ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? मिलाएगा। इसमें देखें ये दोनों आसन्न है और ये दोनों भी आसन्न है, तो ये इनको छोड़कर सबसे मिलेगा, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। मतलब इन दोनों आसन्न कोणों के इन किनारों को छोड़कर बाकी सबसे मिलेगा। बाकी इसको देखो तो यह है, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा और ये वाला इससे भी मिलेगा। तो ये क्या हो गए? इसके विकर्ण हो गए। इसमें बात करें तो ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, और भी विकर्ण होंगे। ये यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा, ये वहाँ जाएगा, तो बहुत से विकर्ण होंगे इनमें। तो मतलब क्या कहता है कि आसन्न भुजा, आसन्न भुजाओं को छोड़कर, आसन्न भुजाओं को छोड़कर, देखो ये अपने इस बिंदु पे भी नहीं जाएगा, ये अपने इस बिंदु पे भी नहीं जाएगा, बचे हुए सबसे टच करेगा।
मतलब आसन्न भुजाओं के किनारों को छोड़कर सबसे टच करे। जैसे देखो ये डायग्राम है, बढ़िया तरीके से समझते हैं अपन, ए बी सी और डी। ये देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आसन्न भुजाएं हैं, इसके लिए ये दोनों आसन्न है, मतलब वह भुजाएं जो एक बिंदु से आपस में टच हो रही हैं वो भुजाएं क्या कहलाती है, आसन्न भुजाएं कहलाती है। तो ये दोनों भुजाएं बी से मिल रही है, ये दोनों भुजाएं सी से मिल रही है, ये दोनों भुजाएं डी से और ये दोनों भुजाएं ए से। तो यह अपनी दोनों भुजाओं को छोड़कर, देखो यहां से अगर अपन निकालना प्रारंभ करेंगे तो इसको भी नहीं लेंगे अर्थात आसन्न भुजा का है, और इसको भी नहीं लेंगे आसन्न भुजा का बिंदु है, दोनों किसके हैं, आसन्न भुजा के बिंदु है। बचा कौन सा बिंदु, केवल डी, जो कि आसन्न भुजा का बिंदु नहीं है। इन बी बिंदु से आसन्न भुजा का थोड़े है, माना कि यह भी आसन्न भुजा का है, ए और सी डी और ए डी के लिए यह भी आसन्न बिंदु भुजा का एक बिंदु है, लेकिन क्या बी के लिए आसन्न भुजा का नहीं, क्योंकि वह ही होती है आसन्न भुजा, दो रेखाखंड जहां टच कर रहे हो वह क्या कहती है, आसन्न भुजाएं कहलाती है। अब देखो इसके लिए बात करें या इन दोनों के लिए बात कर ले अपन, इसके लिए जैसे बी सी और सी डी के लिए बात करें तो यहाँ देखो अब ये दोनों बराबर हो गई, तो इनके यह भी क्या है, आसन्न है, और यह भी क्या है, आसन्न है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। सामने वाला आसन्न नहीं है तो इसको इससे मिला देंगे। क्या और कोई कोना बच रहा है, नहीं बच रहा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। जैसे इसमें भी अपन ने ऐसे ही किया था, तो ऐसा समझ में आया। जैसे एक बार इसको भी समझ लेते हैं, बड़ा है थोड़ा, कंफ्यूजन पूरे मिट जाएंगे इससे। देखो जैसे ए बी सी डी और ई, जैसे बी है, बी की आसन्न भुजा कौन सी, ए और सी, इन दोनों से बी से निकलने वाला रेखाखंड टच नहीं करेगा। ई से टच करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, मिला दिया। डी से टच करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, मिला दिया। ठीक है, समझ में आया। फिर बात करते हैं ए से निकलने वाला, तो देखो ए के लिए आसन्न भुजा, ये बी कैंसिल और ई कैंसिल। बात करते हैं ए किससे मिलेगा जाकर, सीधा डी से, बिल्कुल। ए किससे भी मिलेगा, सी से भी, ये भी क्या हो गए, विकर्ण हो गए। अब बात करते हैं हम ई की, तो ई देखिए, ई को कुछ इस प्रकार समझते हैं हम कि ई जो है, देखो ई की क्या है, ई का आसन्न भुजा हो गई ए और डी, दोनों कैंसिल हो गई। बची क्या, बी, बी पे पहले से बनी हुई है, और फिर क्या बची, सी, और ये सी का भी हमने रेखाखंड बना दिया। तो देखो अपने ये रेखाखंड बन गए, ये तीन, ये क्या हो गए, इसके अधिकतम विकर्ण हो गए। देखो अपन ने बी के लिए देख लिया, ए के लिए देख लिया, ई के लिए देख लिया। बात करते हैं डी के लिए, तो डी के लिए सी कैंसिल, ई कैंसिल, जाएगा ए पे और बी पे चला गया। फिर देखते हैं सी के लिए, तो सी के लिए बी कैंसिल और डी कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये आसन्न भुजाओं के कोण है, जाएगा ए और ई पर, तो ये दोनों ए और ई पर भी जा चुका। तो इससे क्या समझ में आता है अपने को कि अपने आसन्न भुजाओं को छोड़कर जिन भुजाओं को टच करेगा वो सभी भुजाएं क्या होंगी, उन सभी भुजाओं के मध्य की क्या होगा, विकर्ण होगा। तो जैसे देखो अपन इसमें बात करते हैं, जैसे ये वाली है, ये वाला डायग्राम है, तो क्या यह इन दोनों को टच करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बी के लिए आसन्न भुजा कौन सी, बी सी और ए बी, तो डी से टच कर सकता है। देखो एक के लिए आसन्न भुजा क्या, ए बी और ए डी, तो क्या ए सी से टच कर सकता है, कर सकता है। डी से नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डी और ए डी तो इसके आसन्न भुजा का किनारा है, सी से टच करेगा। अगर इसमें बात करें तो ए सी से टच करेगा, क्यों, क्योंकि बीच में बी है। बी किससे टच करेगा, ई से टच करेगा, क्योंकि उसके दोनों किनारे हैं। बी एफ से भी टच करेगा और डी से भी टच करेगा, एफ डी से भी टच करेगा। तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे, इनके विकर्ण हो जाएंगे। तो इधर भी वही होगा। तो देखो सबसे पहली बात अवतल और उत्तल पे। अब आते हैं हम अवतल और उत्तल पे अविकर्ण समझने के बाद। तो देखो अब अवतल और उत्तल की मैं परिभाषा देता हूं। यदि विकर्ण बहिर्भाग में बने, नाम आया ना किसका, बहिर्भाग का, नाम आया बहिर्भाग का। यदि विकर्ण बहुभुज के, ये बहुभुज है, के बहिर्भाग में बने, बहिर्भाग देखो ये बंद आकृति हो गई, इसके अंदर का हो गया ये अंतर, अभ्यंतर, इसके अंदर का ये हिस्सा क्या हो गया, अभ्यंतर हो गया। कि यदि कोई भी विकर्ण, कोई एक विकर्ण भी बहिर्भाग में बने, तो यह क्या हो गया, इसका बहिर्भाग हो गया, बहिर्भाग हो गया। इसके भी ये दोनों यहाँ पर विकर्ण बन रहे हैं, ये क्या हो गए, बहिर्भाग हो गए। विकर्ण को मैंने डैश डैश से दर्शाया,
यह त्रिभुज की जो बंद आकृति, अपनी बंद आकृति तो यही रह गई अंदर की, ये तो खुला एरिया हो गया ना। जैसे मेरा ये हाथ है, ऐसे मान लो मैं इसको कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ, तो ये अंदर का तो बंद आकृति हो गई, लेकिन ये जो बाहर का है हिस्सा, ये जो बाहर जैसे ये दो किनारे निकल रहे हैं, तो इसका ये जो बाहर का हिस्सा है ये वाला, तो यह तो बहिर्भाग ही तो है, ये तो है नहीं कि ये मेरे इस एरिया के अंदर आ रहा है, तो यह बहिर्भाग है। उसमें बनने वाला जो विकर्ण यदि बहिर्भाग में बने तो वह क्या कहलाता है? अवतल कहलाता है। यदि विकर्ण बहिर्भाग में बने तो वह क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। और अगर विकर्ण अभ्यंतर में बने, मतलब अंदर के भाग में बने, देखो जिसमें इसमें सारे विकर्ण, ये जो ब्लैक लाइन है उसके अंदर बने, इसमें ये जो ग्रीन लाइन थी, ये जो ग्रीन लाइन थी उसके अंदर बने हैं जितने विकर्ण बने हैं, और इधर भी ये जो ग्रीन लाइन है उसके अंदर मैंने विकर्ण बनाए ब्लैक और ब्लैक, रेड और ऑरेंज कलर से। तो अंदर बन जाए तो क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा, और बाहर बन जाए तो क्या कहलाएगा? अवतल कहलाएगा। तो देखो यह इतना ही था। इसके बाद सम बहुभुज की बात करेंगे। सम बहुभुज, सम बहुभुज, तो देखो सम बहुभुज क्या होते हैं? सम बहुभुज वो होते हैं जिनकी भुजाएं और कोण समान हो। क्या कहा? सम बहुभुज क्या होते हैं? सम बहुभुज वह होते हैं जिनकी भुजाएं और कोण समान हो, अर्थात क्या हो? समभुज भी हो, समभुज भी हो, और कोमा क्या भी हो? समकोणिक भी हो। तो समभुज भी हो और समकोणिक हो तो ही वह क्या कहलाएगा? इन दोनों का अगर मिश्रण होगा तो ही वह क्या कहलाएगा? समबहुभुज कहलाएगा। तो इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। देखो समभुज मतलब भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। तो बराबर भुजाएं किसकी होती है? जैसे एक चतुर्भुज बनाते हैं अपन, ये क्या है? वर्ग बनाया, तो वर्ग की भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ए बी सी और डी। सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है, या वर्ग के लिए कहें कि चारों भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की ही नहीं, चारों भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखो समभुज, समभुज यानी कि बराबर भुजाएं। पहली कंडीशन हो रही है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा कह रहा है समकोणिक, अर्थात बराबर कोण, सभी कोण क्या हो? बराबर हो। तो देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, एक बहुभुज में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो देखो ये भी और ये भी और ये भी, चारों क्या है? 90 90 है। तो 90 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आते हैं? 360 डिग्री। 90 डिग्री को अगर 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि 4 90 के तो 360 के बनते हैं, तो प्रत्येक बराबर बराबर का है, तो वर्ग क्या हो जाएगा? एक समबहुभुज कहलाएगा। वर्ग क्या होगा? एक समबहुभुज होगा। अगर अपन बात करें समबाहु त्रिभुज की, अगर बात करें किसकी? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तो नाम सुना होगा, समबाहु त्रिभुज, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फेमस नाम है समबाहु। देखो इसको भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, सम और बाहु। बाहु यानी क्या होता है? भुजा। बाहु अपने हाथों को कहते हैं, हाथों को हम भुजा भी कहते हैं। और सम यानी क्या? समान। त्रिभुज आप सभी जानते हो। तो देखो जैसे ये बन गया, ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। तो ए बी और सी, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं क्या हैं? समान है। और इसके जो कोण भी होते हैं, यदि भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। इनको डबल से दर्शा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अपने को पता लग जाएगा कि ये कोण भी बराबर है और ये भुजाएं भी बराबर है। तो देखो ये कितने के हो जाएंगे? प्रत्येक 60 60 के हो जाएंगे। प्रत्येक किस किस के हो जाते हैं? 60 60 डिग्री के हो जाते हैं। पर और मैंने क्या बताया, जब चतुर्भुज होता है तो उसके कोण कितने डिग्री के होते हैं? टोटल 360 डिग्री का। चतुर्भुज का, मैं बहुभुज की बात नहीं कर रहा। बहुभुज में जितने ज्यादा वो होंगे, बहुभुज में जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी उसके कोण भी उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, मतलब टोटल कोण भी उतना बढ़ता जाएगा।
चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है और त्रिभुज में होता है 180। 6 6 और 6 छत्तीस कितने हो गए 18, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, एक समबाहुभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज भी क्या होगा, एक समबाहुभुज होगा। उसके बाद अपन बात करें तो आयत की, जैसे एक देख लेते हैं, आयत को भी देख लेते हैं। देखो आयत में चारों कोण बराबर होते हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं जहां बराबर हो गई वहां पर ये कैंसिल हो गया। उसने क्या, समभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या इसकी ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के बराबर है? आमने सामने की तो बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसीलिए आयत एक समभुज नहीं होगा। तो इसी प्रकार अपनी ये प्रश्नावली हो गई है। अब अपन नेक्स्ट प्रश्नावली में 3.1 की बात करेंगे। अब तक अपन ने कोणों को समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो, और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।